तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है अशोक। अशोक का जो शासनकाल था वो था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। शासक बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला और अवंती का गवर्नर रह चुका था। लेकिन यदि अगर आपका क्वेश्चन बनेगा कि शासक बनने से पूर्व अशोक किस स्थान का गवर्नर था, तो आपका आंसर जो चेक होगा वो उज्जैन चेक होगा। याद रखें कि अशोक शासक बनने से पूर्व, जस्ट पूर्व की बात चल रही है, अर्थात तत्कालीन समय की। तो अशोक जो है शासक बनने से पूर्व जो था उज्जैन का गवर्नर था। बौद्ध ग्रंथ सिंघली अनुश्रुति एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सिंघली के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। तो प्रश्न बन भी सकता है कि कौन सा मौर्य शासक जो है 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो उसका नाम था सम्राट अशोक। और ये जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है, तो बौद्ध ग्रंथ सिंघली। नेक्स्ट है अशोक की जो माता थी वो थी सुभद्रांगी, जो कि चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। नेक्स्ट, अशोक की पत्नी, पहली जो पत्नी थी वो थी नाग देवी। उससे उत्पन्न थे पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की प्राप्ति हुई थी। तो अशोक की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था नाग देवी, जिससे उसको उत्पन्न हुए थे एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अब श्रीलंका में अशोक ने क्या काम किया था कि श्रीलंका में इन दोनों को ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। जो नाग देवी से इसको संतान पैदा हुई जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अशोक के अभिलेखों में किस पुत्र का वर्णन मिलता है, तो उसका नाम है तीवर। नेक्स्ट है अशोक को अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय कहा गया है। प्रश्न बन सकता है किस शासक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है अशोक। अब आगे बात करते हैं तो कल्हड़ की जो पुस्तक थी उसका नाम था राज तरंगिणी, जो कि उत्तराखंड के पेपर में आ चुकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। जम्मू कश्मीर का इतिहास इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। तो जो पुस्तक थी राज तरंगिणी, उस पुस्तक के राइटर कल्हड़ के अनुसार अशोक ने श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में बसा है, श्रीनगर की स्थापना की थी। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ध्यान रखें। नेक्स्ट, अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व पर अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। जो अशोक शासक था उसके 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस समय राजा खारवेल, जो कलिंग का राजा था वो था नंदराज। और इस बात की जानकारी या इस युद्ध की जानकारी हमें राजा खारवेल, जो कलिंग राजा थे खारवेल, उनके हाथी गुफा शिलालेख से या हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य हुआ था, तो वो हुआ था अशोक और नंदराज के मध्य में। किस किस के मध्य हुआ? अशोक और नंदराज के मध्य में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इस बात की जानकारी जो है हमें राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। यदि मैं बात करूं पिछले जो मैंने पढ़ाया था कि पहला जो कलिंग युद्ध था अर्थात प्रथम कलिंग युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था, अगर आपको याद है तो बताएं मुझे। प्रथम कलिंग युद्ध हुआ था राजा खारवेल, जो कि कलिंग राजा खारवेल थे, और नंद वंश का शासक महापद्मानंद के मध्य में जो है
पहला कलिंग युद्ध हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रथम कलिंग युद्ध जो है किस किस के मध्य में हुआ था? तो राजा खारवेल और महापद्मानंद के मध्य में जो है प्रथम कलिंग युद्ध हुआ था। अब इस कलिंग युद्ध में जो विजय प्राप्त कर लेता है सम्राट अशोक, और इस युद्ध में खून ज़्यादा बह जाने के कारण अशोक ने इस शोर शराबे को जो है देखा और इसका जो है मन बहुत दुखी हुआ। इसने क्या कार्य किया कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर जो है युद्ध के पश्चात न्यग्रोध के वचन सुने और उसके प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गया। बौद्ध धर्म की दीक्षा, बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो अशोक ने उपगुप्त नाम के शिक्षक से प्राप्त की थी। अशोक जो है बौद्ध धर्म की स्थविर शाखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अशोक जो है किस बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो वो शाखा थी स्थविर शाखा। फिर से एक बार समझते हैं कि 13वें जो शिलालेख है उसमें अशोक के जो है कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अब जो कलिंग विजय इसने प्राप्त की थी, कलिंगी के युद्ध के बाद अशोक का जो मन है वो बड़ा विचलित हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब बात करता हूँ कि बौद्ध धर्म जो है अशोक ने किस व्यक्ति से प्रभावित होकर के अपनाया था? तो उस व्यक्ति का नाम था न्यग्रोध। ठीक, ध्यान रखें कि अशोक ने बौद्ध धर्म किस व्यक्ति से प्रभावित होकर या किस व्यक्ति के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उस व्यक्ति का नाम है न्यग्रोध। यदि बात करेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किस व्यक्ति से ली थी, तो उसका नाम है उपगुप्त। अब अशोक बौद्ध धर्म जब अपना लिया तो बौद्ध धर्म की किस ब्रांच अर्थात किस शाखा का अनुयायी बना था? तो वो थी स्थविर शाखा। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। अब ये धम्म क्या होता था? तो धम्म क्या था कि यह धार्मिक शिक्षाएं ना होकर के सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज थी। ध्यान रखें, अशोक ने क्या किया था? धम्म का प्रतिपादन किया था, जो कि नैतिक शिक्षाएं थी या धार्मिक शिक्षाएं ना होकर के नैतिक नियमों का एक दस्तावेज था। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा अर्थात धम्म यात्रा की शुरुआत की। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। ध्यान रखें कि तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी। अब हमें तीसरी बौद्ध संगीति का पता है, तो एक बार रिवीजन करेंगे हम पहली, दूसरी और चौथी बौद्ध संगीतियों का। बात करते हैं पहली बौद्ध संगीति की। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अब कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? तो सप्तपर्णी गुफा, जो कि सप्तपर्णी गुफा थी राजगृह में। ध्यान रखें, तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह में। यदि आपको डिटेल से पूछेगा तो उस गुफा का भी नाम दे सकता है, जिसका नाम था सप्तपर्णी गुफा। अब प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो उस शासक का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ध्यान रखें, पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो कि 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में संपन्न हुई थी। जबकि दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में। कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। और इस संगीति के अध्यक्ष साब कमीर थे। ध्यान रखें, इस समिति के जो द्वितीय समिति हुई थी वैशाली में, उसके अध्यक्ष सबा कमीर या साब कमीर थे। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। अब बात करते हैं यूरोपीय लेखकों की। तो यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना
रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जो यूरोपीय लेखक थे वो अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय लेखकों ने अशोक की तुलना किस शासक से की थी, तो रोमन सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन। अब बात करें अशोक के सर्वाधिक अभिलेख की, तो अशोक के जितने भी अभिलेख थे तो वो प्राकृत भाषा में है। अशोक के अभिलेखों की संख्या है 14 और स्तंभ लेखों की संख्या है 7, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण थी ब्राह्मी लिपि, उसको सर्वप्रथम पढ़ने का काम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था, लेकिन अशोक के अभिलेखों की खोज पी फैंथेलर ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, तो पी फैंथेलर ने की थी। और अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। यदि वीडियो में आपको कुछ समझ ना आया हो या कोई दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट को मुझसे शेयर कर सकते हैं।